निडर सैनिक जिसकी छाती पदकों से भरी थी, हमेशा नायक और उपद्रवी की सीमा रेखा पर नाचता रहता था। देश के लिए सब कुछ दांव पर लगा देने का उसका जुनून अद्वितीय था, लेकिन गुस्से पर नियंत्रण न होने की वजह से वह काफी ज्वलंत व्यक्तित्व का था। एक दिन रवि द्वारा की गई क्रूर और मारपीट से की गई पूछताछ ने उसे संकट में डाल दिया, और यह पहली बार नहीं था जब रवि ने ऐसा किया था। इसलिए रवि को सेना से निकाल दिया गया। अब शांत पहाड़ों से घिरे एक शांत गांव में, जहां छोटे मकान और पत्थर की गलियां मौजूद थीं, यह सुंदर लग रहा था। रवि और उसका परिवार गांव चले गए। रवि यहां घुल मिलने की कोशिश कर रहा था। उसने गैजेट मरम्मत की एक दुकान खोली, जिसमें वह आश्चर्यजनक रूप से अच्छा था। हालांकि गांव वाले उसे रहस्यमय सैन्य अतीत वाला व्यक्ति मानते थे। एक शाम रवि और उसका परिवार एक पारिवारिक समारोह की तैयारी कर रहे थे। समारोह में पहुंचकर वे आनंद ले रहे थे, तभी एक जटिलता उत्पन्न हो गई। रवि का बच्चा, जो पहले से ही अस्थमा के कारण सांस लेने में कठिनाई महसूस कर रहा था, भीड़-भाड़ वाले इलाकों में कठिनाई का अनुभव करने लगा। बिना देर किए रवि तुरंत घर गया और बच्चे की सांस लेने की सुविधा के लिए एक इनहेलर ले आया। जैसे ही रवि अपनी बाइक पर जा रहा था, बारिश होने लगी, जिससे वह फिसल गया और झाड़ियों में गिर गया। समारोह में उसके लौटने पर लोगों का उसे देखने का नजरिया बदल गया, क्योंकि वे उसके गंदे कपड़ों के कारण उसे संदेह की दृष्टि से देखने लगे। बहरहाल, इसके बावजूद रवि के परिवार ने समारोह जारी रखने का फैसला किया। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वे अपने घर लौट आए। उसी रात रवि को पुलिस का फोन आया, जिसमें बताया गया कि सरपंच के बेटे आर्यन के लापता होने की सूचना मिली है। उसने थाने जाकर स्थिति की जानकारी ली। सरपंच ने बताया कि आर्यन अपना फोन ठीक कराने के लिए रवि के पास गया था। हालांकि रवि ने स्पष्ट किया कि वह एक समारोह में थे और आर्यन से नहीं मिले थे। अगली सुबह पुलिस आर्यन के आखिरी फोन लोकेशन को रवि के आवास पर ट्रेस करने के बाद सर्च वारंट के साथ रवि के घर आई। व्यापक खोज करने के बाद उन्हें आर्यन का मृत शरीर उनके बगीचे में मिला। इसके अलावा उन्हें पता चला कि रवि समारोह के दौरान इनहेलर लेने के लिए घर लौटा था, और गवाहों ने बताया कि आते वक्त उसके कपड़े गंदे थे। ग्रामीणों को, जिनके मन में रवि के इतिहास के कारण पहले से ही संदेह था, उनकी नकारात्मक धारणा और भी प्रबल हो गई। सभी सबूत उसके खिलाफ प्रतीत होने की वजह से रवि को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे अदालत में उपस्थित होना पड़ा। पुलिस ने कई महीनों तक अतिरिक्त सबूतों की तलाश जारी रखी, लेकिन उनके प्रयास निरर्थक साबित हुए। आखिरकार कुछ महीनों के बाद रवि को हिरासत में लेने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं होने के कारण जमानत दे दी गई। फिर भी घर लौटने पर रवि को बहुत तनाव का अनुभव हुआ, क्योंकि मामले का विवरण अनसुलझा था। स्पष्ट रूप से सोचने में असमर्थ, क्रोध और सच्चाई को उजागर करने के दृढ़ संकल्प से प्रेरित रवि ने जांच के लिए क्रूर दृष्टिकोण अपनाकर मामले को अपने हाथों में ले लिया। उसने उसी विद्रोही व्यवहार को प्रदर्शित किया जिसके परिणामस्वरूप उसे सेना से हटा दिया गया था। उसके तरीके अपरंपरागत हो गए, जिसकी शुरुआत गांव के सीसीटीवी कैमरों की अवैध हैकिंग से हुई। फुटेज की समीक्षा करने के बाद रवि ने देखा कि आर्यन अपना घर छोड़ रहा है। हालांकि वह मुख्य चौराहे के कैमरे से स्पष्ट रूप से अनुपस्थित था, जिससे रवि को सड़क पर किसी घटना का संदेह हुआ। आगे की जांच से पता चला कि सरपंच का नौकर घर छोड़कर चला गया था, जो एक महत्वपूर्ण विवरण था, क्योंकि केवल सरपंच और नौकर को फोन की मरम्मत के लिए आर्यन के रवि के पास जाने की जानकारी थी। रवि को शक होने लगा कि नौकर किसी गलत काम में शामिल है, इसलिए उसने सीधे उससे बात करने का फैसला किया। एक दिन जब नौकर घर पर अकेला था, रवि मुंह पर काला कपड़ा बांधकर चुपचाप उसके घर में घुस आया। उसने सुनिश्चित किया कि वहां कोई और ना हो, और फिर नौकर को कुछ कठिन प्रश्न पूछने के लिए कुर्सी से बांध दिया। रवि वास्तव में सच्चाई का पता लगाना चाहता था, इसलिए उसने इस उम्मीद में थोड़ा बल प्रयोग किया, ताकि नौकर स्वीकार कर लेगा कि उसने क्या किया है। जैसे जैसे गहन पूछताछ होती गई, नौकर दबाव महसूस करने लगा और कुछ जानकारी साझा करने लगा। उसने संकेत दिया
कि सरपंच के करीबी दोस्त के पास सरपंच के अतीत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है। नौकर से सरपंच के दोस्त के बारे में जानकर रवि उससे पूछताछ करने की योजना बनाता है। सत्य को उजागर करने की तीव्र इच्छा से प्रेरित होकर उसने रहस्य को सुलझाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर सक्रिय रूप से मित्र की तलाश की। मित्र के पास महत्वपूर्ण जानकारी होने की संभावना को पहचानते हुए रवि ने उससे उसी तरह से पूछताछ करने का फैसला किया जैसे उसने नौकर से किया था, यहां तक कि यदि आवश्यक उत्तर प्राप्त करने के लिए आवश्यक हुआ तो बल का उपयोग भी किया गया। सरपंच के दोस्त से गहन पूछताछ करने के बाद दोस्त अंततः दबाव में आ गया और एक आश्चर्यजनक रहस्य का खुलासा किया। आर्यन सरपंच की जैविक संतान नहीं था, बल्कि उसके मृत बड़े भाई का बेटा था। इस अप्रत्याशित जानकारी ने चल रहे रहस्य में साजिश की एक अतिरिक्त परत जोड़ दी, क्योंकि सरपंच का बड़ा भाई स्पष्ट रूप से समृद्ध था और उसने आर्यन के लिए काफी मात्रा में संपत्ति और कारखाने छोड़े थे, जिससे खुलते रहस्य में आकर्षण की एक और परत जुड़ गई। यह रहस्योद्घाटन रवि के लिए एक चौंकाने वाला मोड़ था, जिसने उसे सच्चाई को उजागर करने और इसे प्रकाश में लाने के लिए प्रेरित किया। इस नए ज्ञान से प्रेरित होकर उसने बड़ी चतुराई से पुलिस का ध्यान सरपंच की संदिग्ध गतिविधियों की ओर केंद्रित करने का विकल्प चुना। अत्यंत चालाकी के साथ रवि ने जानबूझकर पुलिस को गलत सूचना दी और कहा कि हो सकता है कि सरपंच के घर पर अवैध तस्करी हो रही हो। पुलिस वास्तव में किसी भी बुरी घटना को पकड़ने के लिए उत्साहित थी, इसलिए उन्हें सरपंच के घर की तलाशी लेने की अनुमति मिल गई। अवैध तस्करी की जांच के दौरान पुलिस को आर्यन की हत्या के लिए इस्तेमाल की गई लोहे की छड़ी मिली। इसके अलावा उनको आर्यन के माता पिता के बारे में और उसके नाम से जुड़े धन की सच्चाई के बारे में पता चला। हत्या के हथियार की अप्रत्याशित खोज के साथ रवि की सोची समझी चाल ने अनजाने में आर्यन के दुखद भाग्य के पीछे की सच्चाई को उजागर कर दिया। जब उन्होंने उंगलियों के निशान का मिलान किया तो पता चला कि वे सरपंच के ही थे। जब रवि को धातु की छड़ी के बारे में पता चला तो उसे इसके बारे में संदेह होने लगा। उसे संदेह हुआ कि अगर सरपंच ने धन की लालच में आकर खून किया होता तो वह हथियार घर पर क्यों छुपाता। हालांकि रवि अब आजाद था, फिर भी उसे विश्वास नहीं था कि सब कुछ ठीक है। अगले दिन जब पुलिस सरपंच को गिरफ्तार करने उनके घर आई, तब गांव वालों के साथ रवि भी सरपंच के घर के बाहर खड़ा था। तभी एक कार आई। रवि को याद आया कि उसने उस कार को तब देखा था जब वह अपने बच्चे के लिए इनहेलर लाने के लिए घर जा रहा था। साथ ही हैक किए गए हुए सीसीटीवी कैमरा में भी उसने उस कार को देखा था। तभी उसने देखा कि सरपंच का वही दोस्त बाहर आता है जिससे उसने उस रात पूछताछ की थी। रवि को संदेह हो गया, क्योंकि सरपंच का दोस्त ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसे पुलिस द्वारा सरपंच के घर की तलाशी की संभावना के बारे में पता था। और अब उसकी यह कार। उसने फिर से उससे पूछताछ करने की सोची। उसी रात को वह काला मास्क पहनकर सरपंच के दोस्त के घर गया और उसे एक बार फिर कुर्सी से बांध दिया। रवि ने उससे सवाल करना शुरू किया, लेकिन इस बार उसे कोई डर नहीं लगा, बल्कि वह हंसने लगा। हैरानी की बात यह है कि मास्क के बावजूद सरपंच का दोस्त रवि को पहचानने में कामयाब रहा। बिना किसी चिंता के दोस्त ने आत्मविश्वास से घोषणा की, तुम्हें रवि ही होना चाहिए, है ना? तुम मुझे डरा नहीं सकते। वास्तव में तुम्हें मुझसे डरना चाहिए, क्योंकि मैं ही हत्यारा हूं, इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड। हैरान रवि ने अपनी असली पहचान की पुष्टि की। फिर हत्यारे ने आत्मविश्वास का प्रदर्शन करते हुए उसने रवि को अपनी सारी योजनाएं बताना शुरू कर दिया। उसने बताया कि कैसे उस रात सरपंच के साथ एक फोन कॉल पर हुई बातचीत से उसने रवि की अपना फोन ठीक करने की इच्छा के बारे में पता चला। इस मौके का फायदा उठाकर हत्यारे ने आर्यन का पीछा किया, उस पर रॉड से हमला किया, उसके निर्जीव शरीर को उसकी कार में रखा और रवि के बगीचे में दफना दिया। हत्यारे की भयावह योजना का उद्देश्य आर्यन को खत्म करना, सारा दोष सरपंच पर मढ़ना और यह सुनिश्चित करना था कि आर्यन की मृत्यु के बाद पैसा और फैक्ट्री दोनों सरपंच को विरासत में मिले। एक बार जब सरपंच पकड़ा गया, उसके बाद कारखाने का सह संस्थापक कारखाने का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेगा। रवि सच्चाई से स्तब्ध था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे यह उस पर वज्रपात की तरह गिरा हो।
उसे एहसास हुआ कि आर्यन के स्वामित्व वाली फैक्ट्री के सह संस्थापक ने आर्यन की हत्या करने और सरपंच को दोषी ठहराने के लिए हत्यारे को ढेर सारे पैसे देकर पूरी योजना बनाई थी। इस योजना का उद्देश्य कारखाने का नियंत्रण सह संस्थापक को हस्तांतरित करना था। रवि को इसका एहसास नहीं था कि वह हत्यारे द्वारा नियंत्रित कठपुतली की तरह था। हत्यारे ने रणनीतिक रूप से हत्या के हथियार को सरपंच के घर में रखा था, जिससे एक निर्दोष अपराध के लिए एकदम सही व्यवस्था तैयार हो गई, जिसने आर्यन के जीवन को समाप्त कर दिया। आश्चर्यजनक रहस्योद्घाटन से क्रोधित रवि ने गुस्से से भरते हुए एक चाकू उठाया और उसे हत्यारे की गर्दन पर रख दिया। अप्रभावित हत्यारे ने अहंकार पूर्वक घोषणा की, तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अपने आप को परेशानी में क्यों डाल रहे हो? मेरी योजना त्रुटिहीन थी और तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है। तुम अब शक्तिहीन हो। विजयी भाव से देखते और हंसते हुए निराश होने के बावजूद वह पीछे हट गया और अपने आवास पर वापस चला गया, जिससे हत्यारे को एक बार फिर अपनी जीत की भ्रमित भावना का आनंद लेने के लिए छोड़ दिया गया। हालांकि मोड़ तब आया जब अगले दिन पुलिस हत्यारे के घर पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। हत्यारा इस बात से हैरान था कि उन्हें उसकी योजना का पता कैसे चल गया। आखिरकार उसे पता चला कि रवि को पिछली रात जो कुछ भी उसने बताया था, उसे रवि ने गुप्त रूप से रिकॉर्ड कर लिया था, जिससे अनजाने में पुलिस के सामने उसकी योजना उजागर हो गई।